और दरअसल इस सत्र की ही बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष की जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। संसद में विपक्ष के अविश्वास पर चर्चा के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन का पीएम मोदी के भाषण के बीच बॉयकॉट करना हैरान करने वाली घटना है। दरअसल ये बहुत ताजुब करने वाला है क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस और विपक्ष लेकर आया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी को मणिपुर मामले में बोलने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ताकि उनको बाध्य किया जा सके कि पीएम मोदी आकर बोलें। फिर चर्चा के बीच सदन छोड़कर बाहर निकल जाना क्या देश के साथ धोखा नहीं माना जाएगा? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के तीखे सवालों का एक एक कर जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के नैरेटिव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की नहीं, लूट और झूठ की दुकान है। तो तमाम नैरेटिव्स पर भी हमला बोला था पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को लॉन्च करने के लिए कई बार आयोजन किया है, लॉन्चिंग फेल रही है, लेकिन पीआर वाले इसे अब मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं। लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सदन में विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के निष्कासन को लेकर जुबानी जंग अब भी जारी है। सदन में चर्चा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी और उसको लेकर सदन में आक्रोश का माहौल देखा गया था। खासतौर पर सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी की ओर से उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि उन्होंने खुद भी इस मामले में कुछ नहीं कहा और खेद भी प्रकट नहीं किया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद के इस सत्र में लगातार हंगामा जारी रहा, लेकिन समस्या पर गंभीर चर्चा को लेकर विपक्ष तैयार नहीं दिखा। विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और असंसदीय भाषा का प्रयोग करके आक्रामक भूमिका के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आया। और मानसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा संसद में छाया रहा। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। जो व्यवहार था सदन में, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया और सदन ने प्रस्ताव पारित करके ये विषय उन विशेषाधिकार समिति को सौंपा है। अध्ययन होगा और निश्चित रूप से संगीन मामला रहा उनका व्यवहार, तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी। We see the LOP, Adhir Ranjan Chaudhary ji is getting suspended. So they think that by suspending MPs of the India alliance we will get weak. They are wrong. We will fight, we will work together and we will win. और इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करें कि जिस तरह से ये पूरा सत्र रहा और बार बार मणिपुर के मुद्दे पर ये कहा जाता रहा कि पीएम से जवाब लेंगे और इसी वजह से जो विपक्ष है उसका कहना है कि यही वजह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी जो विपक्ष रहा वो नदारद हो गया, यानी आरोप लगाए और भाग गए। किस तरह की ये सियासत है? ये क्या एक नई तरह की राजनीति है जिसकी शुरुआत की गई है? निखिल, अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जवाब दिया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है और राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे जब बात कहनी चाहिए थी और वो बात मैं कह नहीं सका, तो शायद उसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। तो सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि 136 दिन के बाद राहुल गांधी सदन में लौटे थे और भी लोकसभा की चर्चा में उन्होंने जब उनको मौका मिला था तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि राहुल गांधी देश के सामने में, खास करके उन ज्वलंत मुद्दों के सामने में अपनी बात रखते। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बात रखी?
जिस बात को रखी उसी बात को सफाई उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने पिछले इतने दिनों की जो उनकी इतनी भारत जोड़ो यात्रा या इस तरह की सब का मोहब्बत की दुकान, ये सारे नैरेटिव जो बनाते रहे हैं, वो संसद में आते आते सीधे सीधे वो मोदी विरोधी के रूप में कैसे बदल गए। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी जब संसद में इतने बड़े अब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से था और उसकी चर्चा में आप तो देखिए पहले दिन से फ्लिप फ्लॉप होता रहा कि पहले दिन ये कहा गया कि राहुल गांधी बोलेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, और लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, उसके बदले में गौरव गोगोई आ गए। दूसरे दिन भी आए, लेकिन आए तो उनकी तैयारी की क्या थी कि वो शुरू किए भारत माता की हत्या, उन्होंने शुरू किया रावण, उन्होंने शुरू किया मेघनाद, उन्होंने शुरू किया कुंभकर्ण। ये सारी चीजें क्या इस देश की संसद में इस चर्चा के लायक थी? तो अभी जो अभी कल जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको जवाब, उनके राहुल गांधी के इस तीखे हमले को जो जवाब दिया है, आज सोशल मीडिया में आप देखें कि वो कई तरह से वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग भी है, आप अगर देख सकते हो। तो वो जवाब जो प्राइम मिनिस्टर ने कल दिया है वो भी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की बात आपने कही, उसके कुछ वीडियोस भी हम दिखाते हैं आपको पहले, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। जी, जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। तुमने खोली एक दुकान, क्या क्या रखा है सामान, ये तो बता दो, ये तो बता दो। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन का। तो इस तरह से जी कम कर दो। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो दोनों पक्षों से दरअसल कहा जाए वायरल है। और आपने जो कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चीजें चल रही, विनोद जी आप अपनी बात जारी रखें। आपने कहा कि ये जो नफरत की दुकान वाला जो एक नैरेटिव था, उस पर भी पीएम ने एकदम अपनी बात, जिसको कहना चाहिए खरी खरी तरह से रखी। देखिए निखिल, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग है, वाकई में अगर आप देखिए तो किस तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें वही बात वो कह रहे हैं। वो बता रहे हैं अपने बारे में कि 19 साल का उनका एक्सपीरियंस है संसदीय जीवन का, और वो इस भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 6 महीने से उन्होंने शुरुआत की, शायद पार्ट 2 अब फिर दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन उसका बोलवाब जब वो संसद में बोल रहे थे तो क्या उस तरह का जवाब दे रहे थे, वो भारत को कितना समझ रहे थे। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो उनके बात को, उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्या मणिपुर का की जो अभी समस्या है, उस मणिपुर पर चर्चा एक गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? उस चर्चा को लेके जो इसका इतिहास रहा है, जिस तरह की समस्याएं रही हैं, उस समस्या को आप दरकिनार करते हुए आप सिर्फ एक झूठ और एक नैरेटिव फैलाते हैं और उसको आप मोहब्बत की दुकान का नाम देते हैं, आप दिल और दिमाग की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है इलेक्शन के नाम पे अभी राजनीति करनी है, सबको पार्टी को अपनी अपनी उसमें है कि हर पार्टी अपनी तरफ से करती है, लेकिन जो सदन की एक आप सोचिए कि 3 दिन के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में अगर देश उनसे अगर यही सुनने की अपेक्षा रखता था तो फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी है? जी बिल्कुल। और इस बात का जवाब विजय कौशिक जी से लेंगे। विजय कौशिक जी, जो सवाल सीधे तौर पर उठाए गए हैं कि अगर शायद संसद में ढंग से बोल लिए होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जब इतना हंगामा किया पीएम को बोलने के लिए कि पीएम बोलें, और उसी के लिए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है सो दैट वो पीएम को कंपेल कर सके कि वो सदन में आए, और जब पीएम बोलने लगे तो आप छोड़कर बीच से भाग गए। ये क्या देश के साथ धोखा नहीं है? नहीं, देश के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं है। मैं देश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त की और उससे ऊपर होते ही शिशुपाल का वध कर दिया था, इसी तरीके से हर किसी की झूठ सहने की क्षमता होती है। मोदी जी ने 1 झूठ बोला, 2 झूठ बोले, आखिर विपक्षी दल कब तक बर्दाश्त करते? जब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई तो सब विपक्षी दलों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ इसका बहिष्कार किया माननीय मोदी जी के भाषण का। और झूठ भी एक से एक। उन्होंने अपने एक झूठ में कहा कि कांग्रेस को सीक्रेट वरदान मिला हुआ है कि वो जिसका बुरा करना चाहेगी उसका भला होगा, और कांग्रेस मोदी जी का बुरा कर रही है लेकिन मोदी जी का भला हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, मेरी अपनी समझ है, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन जो मेरी समझ है, ये राजनीतिक प्रहसन, राजनीतिक एक बयानबाजी होती है।
और इसमें ये कहना कि ये सच है ये झूठ है, इस तरह का बयान न सच होते हैं न झूठ होते हैं। नहीं तो जब निखिल मैं भाई, समझता हूं। और मुझे उन्होंने एक तर्कों के साथ में कुछ चीजें कही कि देखिए आप हमारा जब बुरा करने की कोशिश करते हैं तो मेरा भला हो जाता है। नहीं, मैं अपनी तो कमी अगर भी आप- बताऊंगा जी लेकिन मेरे को मेरी बात रखने दें। इसी तरीके से हम माननीय मोदी जी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहते हैं कि आपको भी एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। आप बेशक देश का भला करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथों हर बार देश का बुरा ही होता है। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। आपने कहा काला धन वापस लेकर आऊंगा, विदेशों में काला धन बढ़ गया। ये तो रही आपको मिले वरदान की बात। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे हर काम से इस देश का अच्छा ही होता है, ये मोदी जी ने मान लिया है। दूसरी बात, कमियां तो हैं निश्चित तौर पर। भाई राहुल गांधी जी के सलाहकार हमारे ही जो कुछ साथी हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पार्टी में इस बात को लेकर खुलेआम बातचीत भी होनी शुरू हो गई है। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि 1 सप्ताह की बैठक कार्यकर्ताओं से रखें और खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी आज जो माहौल बना रही है वो हमारी ही गलतियों के कारण वो अपनी दुकान चला रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। विनोद मिश्रा से समझना चाहेंगे कि कौन दुकान चला रहा है, लेकिन कम से कम आपने इस बात को कहा और माना कि ये सारी गलतियां हैं और उनको कुछ लोग समझाते हैं उनके आसपास। यानी ये भी एक बात जरूरी है कि जिस राजनीतिक समझ को डेवलप करने की बात कही जा रही है राहुल गांधी के लिए, वो भी बेहद जरूरी है। विनोद मिश्रा। निखिल, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी तो ये है कि जो बात अभी यहाँ से बैठ के कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं कौशिक जी, लेकिन बहुत बड़े नेता भी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। अभी इनके सवाल का तो जवाब जो है बीजेपी के कोई प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर देते। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी से मिलना और आपके कार्यकर्ताओं से मिलने की बात आपको नेशनल टेलीविजन पे आके कहना पड़ता है। इसका मतलब सीधा सीधी है कि आपके नेता को आप लोगों से कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इतने सारे नेता जो पिछले 1 साल में आप देखिए दर्जनों जो टॉप लीडर रहे हैं, फॉर्मर सीएम रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रैंक के रहे हैं, वो सारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए हैं। ये व्यवस्था एक तरह से आप कौशिक जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपको अपने नेता से कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये बात का रोना आप रोते हुए नेशनल टेलीविजन पर अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी हम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और उसके बाद देश में एक नया माहौल बनाए। तो फिर आपके नेता जब संसद में ये बात करने आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव की इस गंभीर चर्चा का जवाब देने आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा था कि अब 2028 में जब आप अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए आप आएंगे, तब थोड़ा सा तैयारी करके आना और तब सीरियस नोट पे आना, क्योंकि आपने जब अविश्वास प्रस्ताव लाया है तब तब मोदी वापस आए हैं। यही बात उन्होंने कहा था कि आप जब जब उनकी बुराई करना चाहेंगे उनका कुछ भला हो जाता है। कौशिक जी। जी बिल्कुल। इससे पहले जी की बात का मैं जवाब देना इससे पहले कि आप जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें, हमारे साथ में हमारे संवाददाता संसद भवन परिसर से शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र से कुछ रिएक्शंस जान लेते हैं इस जो कल इतना प्रधानमंत्री का जवाब रहा, करीब 2 घंटे से भी ज्यादा लंबे वक्त का, क्या कुछ रिएक्शंस हैं उस पर? और खासतौर पर एक रिएक्शन और भी जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के सदन से पलायन पर। शैलेंद्र। देखिए, उसी पर हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कल रात में भी इस पर बात की थी और कहा था कि आप खुद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसके चर्चा में हिस्सा लेते हैं, मतदान से पहले वॉकआउट कर जाते हैं, फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? जब आप खुद उस चर्चा में हिस्सा लेने के बाद जब मतदान की बारी आई तब आप वॉकआउट कर गए। तो यही दिखाता है कि आपके पास बहुमत तो पहले ही नहीं था, और जब मणिपुर पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले थे उससे ठीक पहले आप वॉकआउट कर जाते हैं। गृह मंत्री ने विस्तार से बताया कि क्या क्या कदम उठाए गए। सर्बानंद हमने देखा कि किरण रिजिजू की तरफ से विस्तार से बताया गया कि किस तरह से जो उत्तर पूर्व को लेकर केंद्र सरकार ने कदम उठाया और वहाँ पर जो तमाम हिंसा की घटनाएं हुई या उग्रवादी संगठन एक समय में थे, उसके पीछे दरअसल कांग्रेस सरकार की एक कोताही थी या फिर अनदेखी थी उत्तर पूर्व की। तो ये इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा कि ये बात
सत्ता पक्ष की तरफ से रखी गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अच्छे दिन कहाँ आए। निर्मला सीतारमण ने सिलसिलेवार तरीके से तथ्य सामने रखते हुए बताया कि 9 वर्ष पहले देश के हालात क्या थे। फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज 7.2 यानी 7.2% की तेजी की रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, टॉप 3 में आ जाएगी आगे भविष्य में। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस तरह से पहले लीकेज होता था, लीकेज बंद किया गया है। डीबीटी के जरिए किस तरह से सीधा लाखों करोड़ जनता तक पहुंच रहा है। 49 करोड़ खाते हैं जनधन के। तो एक विस्तार से पूरा उसका विजय कौशिक जी, शैलेंद्र की बात को ध्यान से सुनिए। विजय कौशिक जी, विश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी उसमें सामने रखा है। शैलेंद्र, मैं चाह रहा हूं आप अपनी बात जारी रखें। उससे पहले मैं विजय जी को एक बार बीच में कहूंगा कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसी बात पर जवाब मैं आपसे लूंगा अभी। जी शैलेंद्र जारी रखें। देखिए 65 साल में कितने घर बने और 9 वर्षों में कितने घर बन गए। अगर एलपीजी कनेक्शन की बात करें तो उज्ज्वला लॉन्च होने के बाद करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। इस तमाम उन आंकड़ों को बार बार मोदी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने रखा और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तो ये बात बहुत प्रमुखता से सामने रखी गई है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी। और जब आपकी एक तरह से बारी आई या काउंटर अटैक करने की बारी आई तो हमने देखा कि एक तुकबंदी के माध्यम से या मोदी सरकार को घेरने के माध्यम से कांग्रेस के नेता अटैक करते तो जरूर नजर आए अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान, लेकिन उनके पास आंकड़ों की कमी थी, उनके पास तथ्यों की कमी थी। वो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं पेश कर पाया अर्थव्यवस्था को लेकर या फिर उत्तर पूर्व में हिंसा को लेकर कि उनके जमाने में कितनी हिंसा कम थी, बीते 9 वर्षों में कितनी हिंसा बढ़ी है। जबकि ठीक उलट बीजेपी की तरफ से बताया गया कि देखिए उत्तर पूर्व में कितनी उग्रवादी संगठनों की सक्रियता घट गई है, समर्पण किया है, शांति आई है। उसका पूरा सिलसिलेवार आंकड़ा भी सामने रखा गया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा और मंत्रियों द्वारा। ठीक है शैलेंद्र, विजय कौशिक जी इस पर जवाब चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे कह दिया और अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन की जो फीलिंग और जो मार्किंग है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन 9 वर्ष पहले के तमाम आंकड़े कल संसद में गिनाया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी सुने होंगे और अभी शैलेंद्र ने कुछ थोड़े बहुत आंकड़े जो बताए, दोनों में अंतर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या कुछ अंतर रहा। और आपके समय में किस तरह से था मणिपुर और पूर्वोत्तर यानी कांग्रेस के शासनकाल में, और अब किस तरह से आया। पहले योजनाएं किस तरह से थी और अब किस तरह से आई। आपके समय में राजीव गांधी कहा करते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, आज के समय में डीबीटी लागू हुआ है। मैं फिर उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको भी तो अपने अंदर झांकना होगा कि आखिर जब उस कंपैरिजन में आते हैं तो खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत, ये बात अगर बीजेपी कहेगी तो गलत कहां है। निखिल भाई, आज मैं ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, इस देश जैसा अच्छा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर दिया। जो भी मोदी सरकार, आज भी ये देश सबसे अच्छा है। जी सुनिए ना, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने आज भी बंटाधार कर रखा है इस आंकड़ेबाजी के ऊपर। इस भावना के साथ बैठिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वैर भाव नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये जो आंकड़ेबाजी है ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का बस तरीका है। जमीनी लेवल पर जो सच्चाई है और इन आंकड़ेबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। भाई सरकार के पास पैसा कहां से आया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घटते रहे लेकिन सरकार के टैक्स बढ़ते रहे। पहले 100 रुपए की चीज पर 28% जीएसटी था, आज वो 100 रुपए की चीज महंगी होकर 300 रुपए की हो गई, तो जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया? चाहे लोगों की कमाई घट गई हो, कुछ भी घट गया हो, आज किसी सड़क पर चले जाइए, टोल टैक्स दीजिए। पहले जो जीएसटी था, मान लीजिए विषयों पर एक-एक करके अगर आप तर्क करेंगे तो मैं बताऊं आपको 1 घंटे तक इस चर्चा में, और मैं आपको कहूं कि शैलेंद्र और जो बाकी लोग हैं वो आंकड़े करेंगे, अगर एक घंटे तक वही आपसे चर्चा करते रहेंगे। सुनिए, जब सड़कें बनी तभी तो टोल टैक्स लिया गया। ना सड़कें बनी, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया भर में टोल टैक्स वसूले जाते हैं, पूरी दुनिया भर में महंगाई का जो सिस्टम है, जो आंकड़ा है वो देखिए, और उसके बाद भारत की बात करिए। अब 40 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश के ऊपर जब बीजेपी आई थी। दूसरी बात सुन तो लीजिए, दूसरी बात आज की जो हमारी चर्चा है
वो आपके पलायन के ऊपर हो रही है। क्या आपने ये सारा प्रश्न खड़ा किया, उसके बाद आप भाग गए, ये खड़े होकर सारी बातें क्यों नहीं कही? मैं इसमें मेरे भाई विनोद मिश्रा जी की बात का भी जवाब दे दूं। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी से मिलने में कोई दिक्कत है। भाई विनोद मिश्रा जी भी जब समय मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम उनके लिए टाइम दिलाएंगे। पहली बात, राहुल जी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कार्यकर्ता को। दिक्कत ये है कि जो संवाद होना चाहिए, जो सलाह मशवरा कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे लोग बीच में दीवार बन गए हैं जो नहीं चाहते कि भाई जो निचले लेवल की सच्चाई है वो राहुल गांधी जी को पता चले कि भाई कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। चलिए ठीक और है, किस तरह से हम भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कमी है, हम इसे स्वीकार करते हैं। राहुल भाई ने हमें यही सिखाया है कि अपनी कमियों को मानना सीखो। चलिए अच्छी बात है, नहीं है कि हम अपने आप को भगवान कहें और ये कहें कि हम गलती नहीं कर सकते, जबकि गलतियां तो मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। कोई भी जो इंसान है वो गलतियां करता है और कोई हमारे ख्याल से इस बात को क्लेम नहीं करता कि मैं गलतियां नहीं करता। बहरहाल मैं चाहूंगा कि विनोद मिश्रा जी आप क्लोजिंग कमेंट्स बहुत जल्दी से दें और खत्म करें, समय हो गया है जी। देखिए, मैं कौशिक जी का सुन रहा था, ये कांग्रेस के तो मैं कह सकता हूं कि जो राहुल गांधी और दिल और दिमाग की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ये दिल और दिमाग वाले कार्य करता है उनके कौशिक जी। लेकिन जो सवाल का वो विषयांतर कर रहे थे उन चीज़ों पे मैं ये कह रहा हूँ कि कौशिक जी, आपका जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश जी का नैरेटिव है जो कौशिक जी यहाँ पढ़ रहे हैं और उस बात को सुना रहे हैं, लेकिन क्या आपके इस देश में इससे पहले भी आपने शासन किया है, 50 साल आपके और उस परिवार का ही शासन रहा है। ये नैरेटिव से देश नहीं चलता, इस देश को हकीकत पता है। और आप जब बात करते हैं, इस डेटा की बात करते हैं और सब चीज़ों की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि IMF से लेके WHO से लेके नीति आयोग तक ये सारी संस्थानें हैं जो इस बात को बताते रहे हैं कि भारत ने इस 10 साल में, इस 9 साल में कैसे प्रोग्रेस किया है। आपका ये अभी संस्थान झूठ है। जब सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट में कोई फैसला दे तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट झूठ हो जाता है। ऐसे नहीं चलता है कि सिर्फ आपका ये बात जो PM कल कह रहे थे, अहंकार की बात और घमंडिया पार्टी कह रहे थे, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि आप नहीं मानते, आप वही लाइन मानते हैं जो आपको सूट करता है। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। बाकी बात आप ये देखिए कि देश की जो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री PM थे इस देश के, और उस समय में भारत जो था पूरी दुनिया में आप देखिए, और ये डेटा मैं नहीं कर रहा हूँ जो PM कल वो दे रहे थे, ये आप कौशिक जी देख सकते हैं कि फ्रेजाइल 10 के में था भारत का स्थान दुनिया में, आज 5वें स्थान पे भारत है। और इसी इकोनॉमी मॉडल की चर्चा करते हुए जब वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि देश की इस इकोनॉमी को समझिए कि हम कैसे नंबर 2 में जा सकते हैं, और उसके प्लान बनाते हुए उसकी चर्चा करते हुए जब कहते हैं, तो आप सत्ता के खेल में जब वो फ्री भी और रेवड़ी बांट रहे हैं, उस मॉडल को आप देखिए आपके कर्नाटक में क्या हो रहा है, आप उस देखिए गंभीरता से आपकी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है और आपने सब कुछ फ्री किया हुआ है, फ्री। आप ये बात आप देख लीजिए कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत से अर्थव्यवस्था नहीं होती है, न परिवार की, न देश की, न समाज की। उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। ये मॉडल इतनी मेहनत से बना है, और आप जो है उस मॉडल को ये नैरेटिव देके और सत्ता के लिए जो ये शॉर्टकट का फॉर्मूला बता रहे हैं और ये नैरेटिव ला रहे हैं, इससे देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान जी हो रहा है। जी। और सबसे अच्छी बात है विनोद जी की विजय जी ने एक बात जरूर अच्छी कही है कि आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण की जरूरत है। और कुछ ऐसे लोग हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो उनको कुछ गलत सलाह देते हैं, तो आप जैसे कार्यकर्ता उनको जरूर बताएंगे, क्योंकि देश चाहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे इस देश के लिए और ये देश प्रगति के पथ पर आगे चले। फिलहाल शैलेंद्र आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।